राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का एक मॉडल पेपर लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बहुत बार बताता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं कि मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो अधिकांश क्वेश्चन मॉडल पेपर में से ही आता है। क्योंकि मॉडल पेपर जो बनाया जाता है, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन लिया जाता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही लिया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो उन्हीं क्वेश्चनों को मॉडल पेपर में लिया जाता है। ठीक है ना। देखिए यदि आप सोच विचार करके मॉडल पेपर बढ़िया से सॉल्व कर लेते हो ना, प्रत्येक विषय के 5-5, 6-6 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो ना, तो भैया अब एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 मॉडल पेपर काफी है एक बेहतरीन एग्जाम के लिए। ठीक है ना। चलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे चैनल पर मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री आपको दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आज तक आपसे मैंने खोलकर आज तक पैसा मांगा ही नहीं है और ना मैं कभी मांगूंगा। ठीक है ना। वहां तक कि जो मॉडल पेपर है ये फ्री में आपको दे भी दूंगा। कहां पे? तो टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए देवासर क्लासेज और वहां पे जाके जुड़ जाइए ग्रुप में। वहां पे आपके सभी विषयों का मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आज के मॉडल पेपर को देख लेते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ये वीडियो क्योंकि आज ये पूरा का पूरा पेपर में सॉल्व कराऊंगा। पूरा का पूरा पेपर गद्यांश से लेकर पद्यांश तक हर चीज सॉल्व कराऊंगा, इसलिए लास्ट तक धैर्य बना के बैठ जाइए। देखिए यदि अब भी आप एजुकेशन वीडियो देखने में तकलीफ कर रहे हैं, यदि दिक्कत हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो भैया आप जाकर फिल्म देखो। फिल्म देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के दिन आप यही सोचोगे कि पेपर में लिखे तो लिखे क्या। लेकिन यदि अभी आप चुपचाप बैठकर लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो या इंपॉर्टेंट वीडियो हो या अनइंपॉर्टेंट वीडियो हो, यदि आप एजुकेशन वीडियो देखते हो ना तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने पर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आपका पेपर टोटल 100 नंबर का होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो याद नहीं होगा क्वेश्चन उसको आंसर और उसका आंसर याद कर ही लीजिएगा, नहीं तो नोट्स बुक में उतार लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देश में दिए गए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है ना। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में आपसे एमसीक्यू, गद्यांश, पद्यांश, खंड काव्य, कथा वस्तु ये पूछा जाएगा और खंड ख में आपसे हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो उसका नंबर काट दिया जाएगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए हम खंड क पे आते हैं और खंड क पर हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके पेपर में टोटल 10 यहां पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे हिंदी में, 5 एमसीक्यू गद्य से और 5 एमसीक्यू कहां से? पद से। बस इसके अलावा और एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, खासकर हिंदी के पेपर में। ठीक है ना। देखिए पहला का क क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। नसीबुद्दौला को, चंद्रवर्ण की महिमा को, या सुख सागर को, या भाषा युगिष्ठ को? तो भाषा युगिष्ठ को। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निबंध है? तो भैया तीसरा जो मेरी असफलता है ये एक प्रकार का निबंध है जो कि गुलाब राय का है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, धर्मवीर भारती है, या कमलेश्वर हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो भैया प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक है? तो हिंदी प्रदीप के। ठीक है ना। और धर्मवीर भारती किसके भैया? तो आप बताइएगा कमेंट करके। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, तट की खोज या पुनर्नवा? तो पुनर्नवा ये तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि रंगभूमि प्रेमचंद्र का है, त्यागपत्र जनेन्द्र कुमार का है, तट की खोज आपका उपेंद्र नाथ का है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, पाला का अंग यानी कि गद का ये 5वां एमसीक्यू है। बस 5 एमसीक्यू ही आपसे गद से पूछा जाएगा। आपके हिंदी के बुक को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद में और एक पद में।
तो गद से 5 और पद से 5 एमसीक्यू। ठीक है ना। अंगन नंबर क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है तो मोटी माटी हो गई सोना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रचना है जो कि कन्हैयालाल मिश्र की है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा पर आते हैं। अब दूसरा में भी 5 एमसीक्यू है, क ख ग घ अंग, और ये पांचों कहां से? पद से हैं। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान से देख लो। भारतेंदु योगीन कवि हैं तो भैया महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रेमघन। तो प्रेमघन जो है ये भारतेंदु योगीन कवि माने जाते हैं। हुंकार काव्य का रचयिता कौन है? तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि हुंकार का रचयिता आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगवादी प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं। तीसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष है तो 1959 है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो भैया तीसरा सुमित्रा नंदन पंत जो है वो परिवर्तन के क्या है? रचयिता है। ठीक है ना। चलिए अब एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पर शुरू हो जाता है गद्यांश। देखिए आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से एक गद्यांश को सॉल्व करना रहेगा। अच्छा, गद्यांश क्या होता है कि इस प्रकार को आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पांचों के पांचों 10 नंबर आपको दे के जाते हैं। यानी कि आपके पेपर में गद्यांश कितने नंबर के आता है? तो आपके पेपर में गद्यांश 10 नंबर का आता है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहां पर गद्यांश दिया गया है कि अशोक के जो समान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असजीन जानकारी निपुण वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। इतना पढ़ने पर आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से लिया गया है? तो अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए इनके नीचे दिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मैंने सबका आंसर लिख दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप गद्यांश में देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक रेखांकित किया गया है। तो पढ़ लेते हैं और उसका आंसर लिख ही दिया है मैंने, तो वो भी पढ़ के मैं आपको समझा देता हूं। सुंदरियों के असृजन जानकारी निपुण वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। कोमल कपोलों पर कणावंशत के रूप में झूलता था और चंचल लीन आलोकों की अंचल शोभा से 100 गुना बढ़ा देता था। ठीक है। ये अशोक के फूल की बड़ाई की गई है, तुलना की गई है। ठीक है। किससे तुलना की गई है भैया? तो निपुण वाले चरणों के मृदु आघात से की गई है, कोमल कपोलों से की गई है और चंचल नील आलोकों की अंचल स्वभाव से 100 गुना बढ़ाकर बताया गया है। इसका आंसर आप आसानी भाषा में लिखेंगे यहां पर कि उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प वर्षा होती है जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। यानी अशोक पर पुष्प वर्षा कब होता है? जब कोई सुंदर महिला अपने कोमल और संगीतमय चरणों से उस पर क्या रखती है? अपना पैर रखती है, यानी कि उस पर अपना प्रहार करती है। अशोक के फूल के सुंदरता के कारण सुंदरियों उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। आप देखे होंगे महिलाएं अपने कान की तरफ में फूल लगाती हैं। तो अशोक इतना सुंदर है कि उसको तोड़कर महिला अपने क्या लगाती हैं? अपने कानों पर सजाती है आभूषण की तरह। ठीक है ना। आगे लिखा है यह कर्ण फूल जब उनके सुंदर गालों पर फूलता था तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। जब महिलाएं अपने कान के ऊपर इसे आभूषण के तौर पर सजाती थी, पहनती थी, तो उनका जो चेहरा है वो और ज्यादा क्या हो जाता था? सुंदरता उसका बढ़ जाता था। जब वे अशोक के फूल की अपनी काली नीली चोटी में गुथती थी तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी।
जब वो अपनी चंचल और लटकाव बहुत बड़ी लंबे लंबे बालों पर जो वो फूलों को उसमें लगाती थी तो उसकी जो सुंदरता है वो कितनी गुना बढ़ जाती थी, 100 गुना बढ़ जाती थी। इसकी तुलना की गई है, सुंदरता से तुलना की गई है, ठीक है। और तब उन्हें देखने वालों की नजर उनसे हटती ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ये रेखांकित अंश की क्या है, व्याख्या है। इस गद्यांश का तीसरा क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को क्या किया है, सम्मानित किया है। इसका आंसर आपको देखिए, आपको मैं गद्यांश का सोल्व करने का आसान तरीका बताता हूं। देखो मेरे भाई, गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको अपने से बना के लिखना होता है। जैसे कि संदर्भ जो कि अपने से बना के लिख देते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के ये लिख देंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, जो रेखांकित किया गया है गद्यांश में उसको पढ़ के अपने से आंसर बना के लिखना होता है। अब जो बचा 3 क्वेश्चन, उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां पर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप गद्यांश में ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा। देखिए यहां पर ही देखिए, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला। किससे मिला भैया, कालिदास से मिला। लो आंसर मिल गया पहले ही। तो इस तरह भैया ढूंढोगे तो मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। गद्यांश बहुत आसान होता है, इसका आंसर तो गद्यांश में ही छुपा होता है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है गद्यांश का कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो अशोक पर पुष्प तभी आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। तो भैया इसका भी आंसर आप देख लो, यहीं पे मिल जाएगा। आप देखो तो गद्यांश में देखो यहां पर यहीं पर है, समान कार्य जैसे वह अपूर्ण था, सुंदरियों के असजन जानकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आगाज से वह फूलता था। कौन फूलता था, तो अशोक का फूल फूलता था। आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। गद्यांश का 5वां क्वेश्चन लास्ट है, असजिन जानकारी तथा कर्णावस्तम के अर्थ लिखिए। तो असजिन जानकारी का अर्थ अनुरोगोत्पादक तथा कर्णावंतंस का अर्थ कर्णफुल होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है पद्यांश, और यह भी पेपर में 10 नंबर का ही आता है। 2 पद्यांश दिए जाते हैं, एक पद्यांश हल करना होता है, और पद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 10 नंबर का हुआ। पद्यांश दिया है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जा ऐना मधुवन से औना भेजा संदेशा। किसके बारे में कह रही हैं, ये राधा रानी कह रही हैं कृष्ण के बारे में, ठीक है ना। तो आपको तो पता चली गया कि किस चैप्टर से लिया गया है, पवन दूती का चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए इनको क्वेश्चन पे आते हैं। इस पद्यांश का पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूती का शीर्षक कविता से क्या लिया गया है, यह पद्यांश को लिया गया है। तो संदर्भ आप ऐसे लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा भेजा। तो पवन दूतिका के द्वारा और वन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेशा भेजा। जब ये आप कविता पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि राधा रानी पवन से, हवा से, वायु से कहती हैं कि हे पवन मेरा संदेशा को तू ले और मथुरा जा और कृष्ण तक पहुंचा। तो आपको तो मालूम चली गया कि संदेशा किसको किसने भेजा, राधा रानी ने, राधा ने कृष्ण को भेजा, ठीक है ना। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश में देखिए एक लाइन अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। अब इसका क्या करना, आपको व्याख्या करना है। तो यहां पर मैंने व्याख्या किया है कि पवन से अपनी विरह व्याथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमन एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण हैं। क्योंकि यहां पर कृष्ण की उन्होंने बड़ाई की है ना, उनकी नेत्र कोमल बताई है ना, और उनकी सुंदर नेत्रों के बारे में, कोमल समान चेहरे के बारे में बात की है। तो आप इसको अपने से ही बनाकर लिख सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो लिखा हूं वही उसका आंसर होगा, नहीं भैया, आप अपने से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, टेंशन ना लो। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या करने वाली आती है उसमें नंबर नहीं कटता है, उसमें आप अपने से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए घ नंबर है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है।
तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के संदर्भ का वर्णन नवीन बादल के शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले के समान किया गया है। किसने किया भैया? राधा ने किया है। लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है इस पद्यांश का कि प्रस्तुत पद्यांश से प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो रस है वो युग श्रृंगार है तथा इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है ना। चलिए, जब आप भैया रस पढ़े होंगे तो आप इसको बता सकते हैं। आगे देखिए, अब 5वां का क क्वेश्चन जो आएगा आपके पेपर में, लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। जैसे कि यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कम से कम कितना शब्द होना चाहिए? अधिक से अधिक 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो मैटर नहीं करता, आप 2 पेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो भैया कौन कौन आया है? हरिशंकर परसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको तो मैंने बताया ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लो और वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लो, बस आपका काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेना। और यदि आपको वो नहीं याद हो रहा है तो आप प्रोजी सुंदर रेड्डी का भी तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर क्या है लिखा है। ठीक है ना। चलिए एक बार पढ़ के बता भी देता हूं, समझा भी देता हूं। ध्यान दीजिए, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 यू में आंध्र प्रदेश के बेलूर जिले के ब्रुतिपिली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोजी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में स्थानकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन कब हो गया था? 2005 ईस्वी में हो गया था। ठीक है ना। चलिए, अब इनका साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, यानी इन्होंने साहित्यिक में योगदान क्या क्या दिया है। तो हिंदी, यहां पर देखिए हा नहीं रहेगा, हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर, आंध्र प्रदेश होगा वहां पे, ठीक है ना, हिंदी भाषा में अच्छा अधिकतम प्राप्त किया था। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्यकार के मध्यंतर समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक और समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने साहित्यिक में बहुत योगदान दिया है। ठीक है ना। चलिए, मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, बहुत कम शब्दों में लिखा है, जिसे आप उतार कर याद कर सकते हो। इनकी कृति देख लीजिए, मैंने इतना सारा लिखा है, इसमें से 2-3 आप याद कर लीजिएगा, काफी है, सारा याद करने की जरूरत ना है। साहित्यिक और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्यिक, हिंदी और तेलुगु, ठीक है, वैचारिकी, शोध और बोध, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वेलगू ड्राउल, ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब 5वां का ख में आपसे कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, और मैंने आपको बताया है कि कवि में 3 लोगों का तैयार कर लीजिए, एक जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का और सुमित्रा नंदन पंत का, आराम से फंस जाएगा। लेकिन यहां पर मैथिली शरण गुप्त आया है, रामधारी सिंह दिनकर आया है और अज्ञ आया है। तो इन तीनों में से मैं कोई नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जो मैं बताया हूं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और कौन से, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और एक और बताया ना, हाँ, सुमित्रा नंदन पंत, इन तीनों का तैयार कर लीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए या बहादुर कहानी के कथा वस्तु का सार लिखिए। भैया मैंने दोनों करा दिया है, आप YouTube पर सर्च करोगे पंचलाइट कहानी बाय देवासर क्लासेज तो वो भी आ जाएगा, बहादुर कहानी बाय देवासर क्लासेज तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में मैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य शॉर्टकट में लिखवा देता हूं, जिससे आपको पूरा नंबर में मिल जाएगा और ज्यादा लिखने की दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है मैंने, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और रुद्रग्रस्ता आदि के चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों को बखिया उधेड़ कर पाठकों का समक्ष रख दिया है। बस इतना तो आसान है। हाँ, थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो भैया आप YouTube पर सर्च कर लो, मेरा वो वाला वीडियो देख लो भैया, उसमें इतना आसान मैंने लिखवाया है, इतना आसान लिखवाया है, उससे आप बिल्कुल आसान भाषा में तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए 7वां है आपके खंड काव्य। भैया आप देखो, खंड काव्य में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब खंड काव्य में छोड़ रहा हूं क्योंकि खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होता है।
आप जिस जिले के अनुसार हैं उस जिले के अनुसार आप खंड काव्य तैयार कीजिएगा। जैसे कि हमारा जिला बलिया है तो हमें सत्य की जीत खंड काव्य तैयार करना होता है। तो आप सत्य आप देख लीजिए आपके जिले के अनुसार कौन सा खंड काव्य है, आप अपने टीचर से क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए। अब यहाँ पर खंड ख शुरू हो जाता है। पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा, एक खंड क में और एक खंड ख में। खंड ख में 8वां क्वेश्चन है। 8वां में 2 क्वेश्चन होगा, एक 8वां का क और 8वां का ख। 8वां का क में संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा और 8वां के ख में संस्कृत पद्यांश पूछा जाएगा, जिसे आप श्लोक कहते हो। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा, एक आपको सॉल्व करना होगा। तो यहां पर संस्कृत गद्यांश दिया गया है कि संस्कृत से साहित्य सरंस व्याकरण सुनिश्चितम। तो भैया इतना तो पढ़ने से मालूम चल ही जा रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपके संस्कृत भाषाएं महत्तम चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए इसका संदर्भ लिखकर इसका हिंदी में हम लोग क्या कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर अवतरण की जगह पर आप संस्कृत गद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। अनुवाद आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखा हूं कि संस्कृत साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके एक मिनट इसके गद और पद में ललित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रितम धुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस अनुवाद का, क्योंकि पढ़ने में कोई फायदा ना है, इसमें कुछ समझाना तो है ना। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब आगे आपका ख नंबर है, यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, श्लोक पूछा जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पद्यांश। 2 पद्यांश दिया जाएगा, उसमें से एक पद्यांश आपको हल करना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ लिखकर। तो अब ये मैं करा दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश और इंपॉर्टेंट संस्कृत पद्यांश दोनों का मैं वीडियो जल्द बना दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लोकप्रिय एवं मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। पहला मुहावरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना। ये 3, और चौथा है आसमान टूट पड़ना। तो इनका आप क्या करना है, इनका अर्थ भी लिखना है और इनको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला का लिखे हैं, पहला क्वेश्चन है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो अर्थ इसका होगा कि जब आवश्यक की वस्तु या सहायता समय पर ना मिले और बेकार हो जाए। ठीक है ना, इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि परीक्षा समाप्त होने के बाद किताबें भेजने का क्या लाभ। यह तो का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात है ना। क्या वर्षा, अब वर्षा के क्या फायदा जब कृषि सूख गई तो। ठीक है ना, चलिए इसमें से एक ही करना है, लेकिन मैं सारा करा दे रहा हूं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होता है कि अल्प ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति क्या हो, अधिक दिखावा करता है। ज्ञान कम है लेकिन दिखावा ज्यादा करेगा, उसको क्या कहेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि रमन को थोड़ा सा क्या पता चला, वह हर किसी को उपदेश देने लगा। यह तो अधजल गगरी छलकत वाली बात है। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूं वही, भैया अपने से भी आप कर सकते हो। आग बबूला होना, अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं कि अपने बच्चों का श्राद्ध सुनकर पिता आग बबूला हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला है चौथा, आसमान टूट पड़ना। इसका अर्थ होता है अचानक बड़ा संकट आ जाना। ठीक है ना, अर्थ होगा कि घर का मुखिया बीमार पड़ा तो मानो पूरे परिवार पर आसमान टूट पड़ा। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलेगा। एक गद्यांश आपके पेपर में दिया जाएगा जो कि आपके बुक से नहीं होगा, जो आपका पेपर बनाएगा ना वही देगा वो गद्यांश। उस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर आपको देना होगा, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत आसान। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उस गद्यांश में ही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन क्या करना है, नहीं लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यह पठित गद्यांश करने का कोई मतलब ना है, क्योंकि ये तो आपके पेपर के अनुसार आएगा, तो खुद आपको स्वयं करना होगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां से आपका हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। अम्ब और अंबु, 4 ऑप्शन, इसमें से सही अर्थ कौन सा होगा, माता और पानी।
अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बु का अर्थ होता है पानी, और ये जो बीच में डैश है इसका मतलब होता है और, याद रखिएगा। दूसरा है भवन और भुवन। तो भवन मतलब होता है घर, भुवन मतलब होता है संसार, और डैश का मतलब होता है और। क्लियर? चलिए, ख नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। पहला है वारिद, दूसरा यहां पर है द्विज, तीसरा यहां पर मित्र। इसमें से किसी एक का दो अर्थ आपको लिखना है। तो यहां पर पहला है, मैं दोनों का तीनों का दो दो अर्थ लिखवा देता हूं। वारिद का पहला अर्थ हो जाएगा मेघ, जिसे आप बादल बोलते हो, दूसरा जल देने वाला, ठीक। द्विज का पहला अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण, और दूसरा अर्थ हो जाएगा पक्षी। मित्र का पहला अर्थ हो जाएगा दोस्त या सखा, दूसरा अर्थ हो जाएगा सूर्य। ठीक है ना? चलिए, 11 का ग नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन कर लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चयन करना है। जैसे कहा जिसका कहीं अंत ना हो, इतना सारा शब्द है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत। ठीक है। कम बोलने वाला, मितभाषी। ठीक है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 का घ नंबर क्वेश्चन, 11 का घ नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो भैया यहां पर आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, इनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो पहला है कि पुत्री पराया धन होता है, तो आप इसका शुद्ध बना के लिखिएगा कि पुत्री पराया धन मानी जाती है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आप लिखिएगा आज मेरा बड़ा भाई आया है। तो इसमें से दोनों में शुद्ध आपको दिखाई दे रहा है ना? देखो, ये लिखा है कि तुम मेरे 2 पुस्तक दे दो, तुम मेरे को पुस्तक दे दो। अब इसको आप सही तरीके से लिखेंगे, तुम मुझे पुस्तक दे दो। कौन सा सही लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना? इसी प्रकार यह है कि मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, तो आप इसका शुद्ध करके लिख सकते हैं कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया हूं। ठीक है ना? चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि करुण रस अथवा शांत रस को लक्षण बताते हुए उनका एक उदाहरण लिखिए। अब यहां से 12 का क, 12 का ख, 12 का ग, जिसमें से रस छंद अलंकार पूछा जाएगा, और मैंने रस छंद अलंकार आपको पढ़ा दिया है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब सर्च कीजिएगा कि रस छंद अलंकार बाय देवा सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैं करुण रस लिखवा देता हूं यहां पर। करुण रस का लक्षण है कि जब किसी व्यक्ति या पात्र को दुखद अवस्था, वियोग या मृत्यु या जीवन की कठिनाइयों को देखकर श्रोता या पाठक के मन में करुणा, दया या शोक उत्पन्न होता है, तो वह कौन सा रस होता है? करुण रस। यदि आपको किसी को देखकर दया आ जा रहा है, किसी को देखकर रोना आ जा रहा है, दुख हो रहा है, तो भैया कौन सा रस है? करुण रस है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है ना? इसका उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण है, अब तो रहना ना जानता है, कोई आसारा नहीं, करुण कंध से भरा, दुख से जग सारा कहीं। ठीक है ना? ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब अलंकार में आ जाइए। देखिए, 2 दिया जाएगा, एक ही करना होगा। अब वहां पर 2 रस दिए गए थे, एक ही रस करना था, तो एक ही रस मैंने कराया है। अब यहाँ पर 2 अलंकार दिए जा रहे हैं, एक संश्लेषण अलंकार, एक उपेक्षा अलंकार। इसमें से कोई एक ही करना है, तो मैं संश्लेषण अलंकार करा दे रहा हूं। संश्लेषण अलंकार का लक्षण है कि जब एक ही शब्द या वाक्य में एक से अधिक अर्थ हो और उन अर्थों से अलग अलग संदर्भ या भाव प्रकट होते हैं, तो उसे संश्लेषण अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, सारा गांव उनकी बातों का दीवाना है। बस ये आंसर आप लिख सकते हैं। समझने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारो ना भैया, समय थोड़े है समझने वाली, रट्टा मारो यहाँ पे। अब ग नंबर छंद है, छंद खुद से कर लीजिएगा, ये वो वीडियो देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि छंद भी बहुत आसान है। आप लिख सकते हैं कि यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, तथा तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? आप रस छंद अलंकार वाला वीडियो देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। या ये लिखने नहीं आ रहा है तो आप उसका दूसरा पत्र लिख सकते हैं कि विद्यालय में खेल कूद के सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र क्या कीजिए? लिखिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहां पर उत्तर है कि सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य, GGIC प्रयागराज उत्तर प्रदेश स्कूल का नाम है। विषय विद्यालय में खेल कूद के सामग्री पर क्या आदरणीय प्रधानाचार्य को ध्यान दिलवाना है। चलिए अब यहां पर आप लिखिएगा कि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। अब इसके आगे जो भी आपको दिक्कत है वो लिख दीजिएगा कि सेवा में सौन्य निवेदन है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, ये दिक्कत है, वो आप यहां पे क्या कर दीजिएगा? लिख लीजिएगा। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करेंगे। आप ये क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। धन्यवाद हो गया।
यहाँ पर आपको लास्ट में धन्यवाद दे देना है, यहाँ पर भवदीय लिखकर यहाँ पर अवश्य लिख देना है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है और यहाँ पर दिनांक लिख देना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे आपका लास्ट होगा निबंध, और निबंध भैया मैंने आपको बता दिया है कि आप 5-6 निबंध तैयार कर लीजिए, जैसे कि एक पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए, और एक आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए, और एक और बताया था आपको बेरोजगारी पर तैयार कर लीजिए। बस ये 4 निबंध तैयार कर लीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आपके पेपर में से चारों में से एक जरूर फंस जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मत ध्यान दीजिए। देखिए मॉडल पेपर में मानता हूं इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करना जरूरी नहीं है, और मैं उसका इंपॉर्टेंट बता भी दे रहा हूं आपको लगले, तो आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया इस चैनल पर आपको संपूर्ण वीडियो मिल रहे हैं और मेहनत के साथ मिल रहे हैं। जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।